नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक किताब की जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है, भारत का संविधान। ये वो टॉपिक है जिसके बिना यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी की तैयारी शुरू ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। संविधान सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। आत्मा है। हाँ, ये बताता है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर क्या बनना चाहते हैं, सरकार कैसे चलेगी और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी ताकत क्या है। तो चलिए आज इसी विशाल दस्तावेज के पन्ने पलटते हैं और एग्जाम के नजरिए से इसके सबसे जरूरी पहलुओं को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या इसे बस एक रूल बुक कह देना काफी है? देखिए, रूल बुक कहना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सर्वोच्च कानून मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं, ये देश का बॉस है। एकदम सही। इसका मतलब ये है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकती, या कोई अदालत ऐसा फैसला नहीं सुना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। और अगर हो जाए तो? अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका उसे तुरंत रद्द कर सकती है। इसी को हम जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सुप्रीम बॉस है, पर ये करता क्या है? इसके मुख्य काम क्या हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 बड़े काम करता है। पहला, ये सरकार का ढांचा तय करता है। ढांचा मतलब? मतलब कानून कौन बनाएगा, यानी विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है। उन्हें लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और विवादों को कौन सुलझाएगा, न्यायपालिका, जुडिशरी। ये इन तीनों अंगों को शक्ति देता है, पर साथ ही इनकी एक लक्ष्मण रेखा भी खींचता है। और दूसरा काम? दूसरा काम है सरकार और नागरिकों के बीच रिश्ता तय करना। ये नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स, जिनकी गारंटी संविधान लेता है। जी, जिनकी गारंटी खुद संविधान लेता है। मतलब सरकार भी आपसे ये अधिकार आसानी से नहीं छीन सकती। समझ गया। और तीसरा काम? तीसरा काम है देश के लिए एक लक्ष्य तय करना। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। संविधान सरकार को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश देता है। ये बात तो साफ हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आजादी के बाद हम बस जरूरत के हिसाब से कानून बनाते जाते, जैसे बाकी देश करते हैं। हमें इतना बड़ा एक मुकम्मल संविधान लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, खासकर उस वक्त जब देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था? बहुत जरूरी सवाल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत की अविश्वसनीय विविधता, डाइवर्सिटी। हाँ, सोचिए, सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, कितने ही धर्म और संस्कृतियां। बंटवारे के बाद तो माहौल और भी तनावपूर्ण था। बिल्कुल। ऐसे में एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत थी जो हर किसी को, खासकर अल्पसंख्यकों को, ये भरोसा दिला सके कि इस नए देश में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो संविधान ने वो विश्वास और समन्वय की नींव रखी, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। मतलब ये एक तरह की गारंटी थी कि सबके साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल। दूसरी वजह थी सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 200 साल तक अंग्रेजों की तानाशाही झेली थी। सही बात है। वो नहीं चाहते थे कि आजादी के बाद हमारी अपनी सरकार भी वैसी ही बन जाए। इसलिए संविधान ने सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाईं, ताकि वो कभी नागरिक के अधिकारों का हनन न कर सके। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उस टॉपिक पे आते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मैंने सुना है कि हमारे संविधान को उधार का थैला या अ बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। क्या ये सच है? हाँ, ये आलोचना अक्सर की जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। अच्छा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पर बहुत खूबसूरती से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने दुनिया के लगभग 60 संविधानों को खंगालने के बाद, रैंसैकिंग के बाद, अपना संविधान बनाया है। खंगालने के बाद? जी। इसका मकसद नकल करना नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीखना था। किसी अच्छे विचार पर किसी देश का पेटेंट नहीं होता। हमने वो विचार लिए और उन्हें भारत की मिट्टी और जरूरत के हिसाब से ढाला। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि इंस्पायर्ड अडैप्ट था। तो वो कौन से मुख्य स्रोत हैं जहां से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं? सबसे बड़ा सोर्स कौन सा था? यहाँ पर एस्पिरेंट्स को खास ध्यान देना चाहिए। भारतीय संविधान पर सबसे गहरा और बड़ा प्रभाव किसी दूसरे देश का नहीं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत सरकार अधिनियम
1935 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने आज़ादी के बाद भी गुलामी के दौर के कानून को ही अपनी नींव बना लिया? इस पर उस वक्त कोई बहस नहीं हुई थी। बहुत अच्छी बात उठाई आपने, बहस जरूर हुई थी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि 1935 का एक्ट पिछले कई दशकों से भारत में लागू था। एक तरह से आदत हो गई थी। बिल्कुल। हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा, चाहे वो केंद्र राज्य के संबंध हो, न्यायपालिका हो या लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस हो, इसी पर चल रहा था। तो संविधान निर्माताओं ने शून्य से शुरुआत करने के बजाय एक परिचित और स्थापित ढांचे को ही सुधार कर अपनाना ज्यादा व्यावहारिक समझा। मतलब लगभग कितना हिस्सा लिया होगा हमने वहां से? आप मान के चलिए कि हमारे संविधान का लगभग 60 से 70% ढांचागत हिस्सा यहीं से लिया गया है। ओके, ठीक। तो सबसे बड़ा सोर्स तो घर का ही था। अब विदेश चलते। ब्रिटेन, जिनसे हम आजाद हुए, उनसे हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने वो सिस्टम लिया जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित थे, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाला सिस्टम। हाँ, जहां सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। क्या उस वक्त अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर विचार नहीं हुआ था? हमने उसे क्यों नहीं चुना? बिल्कुल हुआ था। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस चली। कुछ सदस्यों का मानना था कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली देश को ज्यादा स्थिरता देगी, स्टेबिलिटी देगी। क्योंकि राष्ट्रपति 4-5 साल के लिए सीधे चुना जाता है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर सदस्यों का मत था कि भारत को स्थिरता से ज्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी? हाँ, संसदीय प्रणाली में सरकार की जवाबदेही हर दिन तय होती है। अगर सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। हमारे नेताओं को डर था कि एक शक्तिशाली राष्ट्रपति शायद तानाशाह बन सकता है, इसलिए जवाबदेही को तरजीह दी गई। अकाउंटेबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी, ये मेंस के आंसर के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। अच्छा, ब्रिटेन से और क्या लिया? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून से ऊपर कोई नहीं, और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब अटलांटिक के पार चलते हैं। अमेरिका से हमने क्या उठाया? अमेरिका से हमने वो चीज ली जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मतलब बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक, ये सब वहीं से आया है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ी चीज हमने वहां से ली, एक आजाद न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का विचार और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। यानी कोर्ट की वो ताकत जो सरकार के कानूनों को भी जांच सकती है। जी। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए, ये तो पक्का याद रहेगा। और आयरलैंड और कनाडा, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है। बिल्कुल। और कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार लिया, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैम, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है जो शायद एक एग्जाम ट्रैप भी है। अभी आपने कहा कि फेडरल स्कीम 1935 के एक्ट से ली, और अब आप कह रही हैं कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। इसे एग्जाम के लिए कैसे स्पष्ट करें? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, यही MCQ ट्रैप है। अच्छा। देखिए, संघीय व्यवस्था का जो मूल ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो 1935 के एक्ट से आया है। लेकिन उस ढांचे में केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने का जो विचार है, जो झुकाव है, वो कनाडाई मॉडल से प्रेरित है। तो सवाल कैसे आएगा? तो अगर सवाल सिर्फ फेडरल स्कीम पर हो तो जवाब 1935 एक्ट होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर पर जोर हो तो जवाब कनाडा होगा। अब बिल्कुल साफ हो गया। तो इस तरह दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जी। और इसी घालमेल से एक ऐसी चीज तैयार हुई जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। चलिए अब इसकी इसी अनोखी पहचान यानी इसकी मुख्य विशेषताओं, सैलिएंट फीचर्स पर बात करते हैं। जरूर। पहली और सबसे साफ दिखने वाली विशेषता तो इसका आकार ही है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम सब जानते हैं, पर ये इतना बड़ा है क्यों? क्या हमारे संविधान निर्माता हर छोटी बड़ी बात लिख देना चाहते थे? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला, भारत का भौगोलिक विस्तार और विविधता। ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हर क्षेत्र की अपनी जरूरतें थीं जिन्हें शामिल करना जरूरी था। दूसरा, ऐतिहासिक कारण, खासकर 1935 का एक्ट जो खुद एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। और बाकी 2 कारण? तीसरा कारण बहुत अनोखा है,
हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। अच्छा, अमेरिका की तरह नहीं? नहीं, अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है और हर राज्य का अपना अलग। हमारे यहाँ सब कुछ एक ही किताब में है, जिससे इसका आकार बढ़ गया। और चौथी वजह थोड़ी मजेदार है। वो क्या? हमारी संविधान सभा वकीलों से भरी हुई थी। अच्छा, तो ये वकीलों का कमाल है। बिल्कुल। संविधान सभा में इस पर मजाक भी होते थे। एक सदस्य ने तो इसे वकीलों का स्वर्ग, अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स तक कह दिया था। लेकिन इसका कोई ठोस कारण तो होगा? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि हमने हर चीज साफ साफ इसलिए लिखी है ताकि भविष्य में कोई अपनी मनमर्जी से इसका मतलब ना निकाल सके और देश में विवाद ना हो। ये तो बहुत तार्किक बात है। अच्छा, एक और विशेषता जो सुनने में बड़ी टेक्निकल लगती है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, हमारा देश एक ऐसी इमारत है जिसका ढांचा तो संघीय है, फेडरल है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, यूनिटरी है, यानी ये मजबूती से केंद्र की तरफ झुकी हुई है। ढांचा फेडरल, आत्मा यूनिटरी, ये सुनने में अच्छा है, पर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सोचिए, हम सबके पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, किसी राज्य की नहीं। ये एक एकात्मक यूनिटरी लक्षण है। सही है। आपके जिले का कलेक्टर या एसपी जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी होता है, उसकी भर्ती केंद्र सरकार यूपीएससी करती है, लेकिन वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। ये भी एक एकात्मक लक्षण है, जिसे अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। और सबसे बड़ा एकात्मक लक्षण? वो है आपातकाल का प्रावधान, इमरजेंसी, जब सारी शक्तियां राज्यों से सिमटकर केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। और संघीय लक्षण क्या हुए? संघीय लक्षण फेडरल फीचर्स हैं, दो सरकारें होना, केंद्र और राज्य, दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक लिखित संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या हम भारत को एक सच्चा फेडरेशन कह सकते हैं? एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो क्या लिखें? इसी बहस से बचने के लिए संविधान के आर्टिकल 1 में बहुत सोच समझकर भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, राज्यों का संघ। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं? नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। इसका मतलब साफ है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा। इसी अनोखेपन के कारण विद्वान केसी वेयर ने भारतीय व्यवस्था को क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा है। ये शब्द एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाजी फेडरल, ये कीवर्ड याद रहेगा। और एक आखिरी खासियत पर बात करते हैं, हमारी न्यायपालिका। इसे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट कहा जाता है। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है? ये दोनों शब्द हमारी न्याय व्यवस्था की बुनियाद हैं। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत का मतलब है कि हमारी न्याय व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है। पिरामिड? हाँ, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट्स और फिर उनके नीचे जिला अदालतें। सभी एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों पर लागू होता है। और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट का मतलब? स्वतंत्र का मतलब है कि न्यायपालिका को सरकार के किसी भी अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका, के दबाव से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। और ये कैसे सुनिश्चित किया गया है? इसके लिए संविधान में जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी सैलरी और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाने जैसे कई प्रावधान हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। ये सब इसलिए ताकि जज बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। बहुत बढ़िया। आज तो संविधान की पूरी बुनियाद एकदम साफ हो गई। तो इस पूरी चर्चा से अगर किसी एस्पिरेंट को एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें एक जगह नोट करनी हो तो वो क्या होंगी? संक्षेप में इन 5 बिंदुओं को याद कर लीजिए। ये सीधे सीधे सवालों के रूप में आते हैं। जी। पहला, संविधान देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ है। दूसरा, इस पर सबसे गहरा प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, खासकर ढांचे के मामले में। तीसरा, 2 सबसे कॉमन एमसीक्यू, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका से, और संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से ली गई है। अकाउंटेबिलिटी ओवर स्टेबिलिटी इसका कीवर्ड है। चौथा, भारत की व्यवस्था क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय, जिसमें केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है और संविधान इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। और पांचवा, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके पीछे भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण है।
शानदार। आज की चर्चा के बाद संविधान एक मुश्किल किताब नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी लग रही है। बिल्कुल। हमारी अगली मुलाकात में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे संविधान की आत्मा यानी इसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल और नागरिकों के सबसे बड़े हथियार मौलिक अधिकारों पर और भी गहराई से। तब तक के लिए नमस्कार।